स्टोरी की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, मेरा कोई भी खुद का नाम नहीं है, बस एक शब्द जो कि लोग मुझे कहकर बुलाते हैं। लेकिन कभी किसी ने मुझे उस नाम से कहकर भी नहीं बुलाया। जब मैं छोटा था तो लोग मुझे कचरा कहकर बुलाते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही तो उसे बदलकर लोग मुझे वीड या फिर बास्टर्ड कहने लगे। जब मैं बड़ा हुआ तो लोग मुझे वेनमस स्नेक स्पेयर या फिर स्पेयर डीमन कहकर बुलाने लगे। मैं बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया। यहाँ पर कोई भी नहीं था जो कि मुझे हरा सके। मैंने स्पेयर किंग के टाइटल को अपने नाम पर कर लिया। मैं जो कपड़े पहनता था वो केवल फटे पुराने कपड़े थे। मुझे हर रोज खाने के लिए सिर्फ एक आलू मिलता था, लेकिन मेरे लिए वह काफी था। एकमात्र जगह जिसे मैं अपना घर कह सकता हूँ वो है। इतना कहते स्पेयर डीमन को दिखाया जाता है जिसकी तरफ बहुत सारे लोग बढ़ते आ रहे थे, लेकिन उसने एक ही झटके में सभी को काट डाला। सभी लोग जैसे ही स्पेयर डीमन को इतनी आसानी से लोगों को काटते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं यह तो वही है, स्पेयर डीमन है, वही कहानियों वाला शख्स। एक शख्स चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहने लगता है, कोई भी डरो मत, यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही अपोनेंट है, हम उसी समय पर जीत जाएंगे जैसे ही हम उसे एक बार हरा देते हैं। इतना कहते ही वह सभी लोग स्पेयर डीमन के ऊपर फिर से अटैक करने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका अटैक स्पेयर डीमन को लग पाता उससे पहले ही वह आसमान में उछल जाता है। और अगले ही पल वह शख्स जो कि इन सभी लोगों को कमांड दे रहा होता है वह सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने से स्पेयर डीमन ने सीधा ही अपना स्पेयर उसकी खोपड़ी के आर पार कर दिया था। स्पेयर डीमन क्योंकि आसमान में था तो सभी लोग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तुम बास्टर्ड, तुम कमीने, मर जाओ। स्पेयर डीमन उन सभी के हमलों से डॉज करते हुए कह रहा होता है, क्या यह कुछ ऐसा काम था जो कि मैंने सीखा था? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? लेकिन फिर भी लास्ट में और दिखाया जाता है स्पेयर डीमन को जिसने कि एक ही अटैक में फिर से बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। वह आगे कहने लगता है अपने हाथ में स्पेयर को लेकर, यह कुछ ऐसा है जिसे कि मुझे करना पड़ता है चाहे मेरी राजी हो या फिर नहीं। दिन के लास्ट तक अपने हाथ में स्पेयर लिए हुए मैं जिंदा रहा। उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और उसके स्पेयर के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मरे हुए लोगों की स्पिरिट वह बाहर निकल रही हो। स्पेयर डीमन की बॉडी के अंदर कई सारी तीरें घुसी हुई थी। वह लास्ट में कहने लगता है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद उनकी नाराजगी, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि कोई भी बच सके। और लास्ट में स्पेयर डीमन कहे जाने वाला शख्स जो आज तक किसी से भी नहीं हारा था वह भी इससे नहीं बच पाया। अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई। स्पेयर डीमन आगे कहने लगता है, लास्ट में सब कुछ ऐसा ही होने था। क्या यह सब कुछ मेरी गलती थी या फिर मेरा भाग्य? और लास्ट में जिसे सभी लोग कचरा कहकर बुलाते थे उसे डेस्टिनी ने फिर से एक और मौका दिया, उसका फिर से जन्म हो गया। दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? यह लड़का अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है, क्या मैं एक बच्चे के रूप में जन्म नहीं ले रहा था? उसके साइड में एक आईना पड़ा हुआ था, तुरंत ही उसे उठा लेता है और कहने लगता है, यह तो मैं ही हूँ जब मैं टीनेजर हुआ करता था। तो क्या यह उस समय की बात नहीं है जब मैं एक हेल्पर के रूप में काम किया करता था? वह इतना सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम कमीने कहीं के। जिस पर यह लड़का जो कि हमारा स्पेयर डीमन होता है तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वह सामने देखता है तो सामने बहुत सारे लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक तरफ के लोग दूसरे लोगों से फाइट करते हुए कह रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सामान की रक्षा करो। फ्लावरिंग टाइगर एस्कॉर्ट, वो लोग डाकू है, उन्हें पकड़ो, हमारा काम है सामान को सेफ पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो जाए सामान की सेफ्टी करो। स्पेयर डीमन जो कि सामने की तरफ देख रहा होता है कहने लगता है, यह सोचना कि मैं फिर से रीबॉर्न हो जाऊंगा, वो भी एक टीनेजर की बॉडी में, और वो भी उस समय पर जब सामने फाइट चल रही हो। इतने में एक शख्स स्पेयर डीमन के पीछे आ जाता है और कहने लगता है, तुम बदमाश, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम एक एस्कॉर्ट वॉरियर हो, तो तुम जरूर एक हेल्पर होने चाहिए। स्पेयर डीमन पीछे उस शख्स की तरफ देखते हुए कहने लगता है, यह तो एक फॉरेस्ट बैंडिट है, यह ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को मारते और उनका सामान छीन लेते हैं, लेकिन इसकी आंखें कांप रही है और इसका शरीर अकड़ रहा है। उनमें से ज्यादातर तो सिर्फ यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए है। सामने वाला शख्स तुरंत ही स्पेयर डीमन से कहने लगता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक हेल्पर हो या फिर एस्कॉर्ट वॉरियर, वैसे भी अभी फिलहाल तुम एक एस्कॉर्ट वॉरियर के रूप में ही यहाँ पर आए हो। उसने तुरंत ही अपने भाले से स्पेयर डीमन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहने लगता है, मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। स्पेयर डीमन उसे देखते हुए कहने लगता है, मैं जानता था तुम्हारी मूवमेंट वह बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इतना कहते ही दिखाया जाता है स्पेयर डीमन ने बड़ी आसानी से उसके स्पेयर को पकड़ लिया होता है। स्पेयर डीमन तुरंत ही उसके हाथ से स्पेयर को छीनता है और सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह शख्स कुछ समझ पाता या फिर कर पाता उससे पहले ही स्पेयर उसकी बॉडी के आर पार हो गया था। स्पेयर डीमन अपनी बॉडी से ऑरा निकालते हुए कहने लगता है, चाहे मेरे पास भले ही वह पुराना नाम ना हो लेकिन फिर भी मेरे पास मेरी मार्शल आर्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, इतना काफी होना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। स्पेयर डीमन आगे अपना कहने लगता है, हालांकि मैं जिस मार्शल आर्ट को यूज करता हूँ उसे लोग डिमोनिक मार्शल आर्ट कहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इसे यूज करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। साथ ही उसने मरे हुए शख्स को अपने भाले के ऊपर उठा लिया था
आगे कहने लगता है, हालांकि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। वह इतना सोच रहा था तभी उसे पीछे से आवाज आती है। दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि बो और एरो से सीधा ही स्पेयर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। कहने लगता है, तुम कमीने, तुम मर जाओ। और उसका वह अटैक सीधा ही स्पेयर डीमन के फेस पर जाकर लगता है। वह शख्स जिसके कि अभी भी पसीने छूट रहे होते हैं कहने लगता है, तो लास्ट में तुम्हारे साथ यही होना था, अब मैं जी सकता हूँ। लेकिन वह आगे कुछ समझ पाता या फिर कर पाता उससे पहले ही स्पेयर डीमन ने सीधा ही अपना भाला उसी शख्स की तरफ कर दिया होता है। स्पेयर डीमन उस शख्स से कहने लगता है, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर जरूर कोई एम्बुश होगा, लेकिन यहाँ पर तो तुम सिर्फ एक ही हो। स्पेयर डीमन ने अपना भाला उसकी बॉडी के आर पार कर दिया होता है और कहने लगता है, जब तक तुम ये ना जान लो कि तुम्हारा दुश्मन मर चुका है तब तक कभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटलफील्ड के अंदर यही तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। इतना कहते ही उसने उन दोनों की बॉडियों को अपने भाले के ऊपर उठा लिया होता है और कहने लगता है, अब इसका वजन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। स्पेयर डीमन एक तरफ देखते हुए कहने लगता है, फ्लावरिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो, यह मुझे पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाता है। दिखाया जाता है जितने भी बैंडिट सामने होते हैं वह सभी किसी चीज को देखकर कांप रहे होते हैं और कहने लगते हैं, आखिर इस शख्स की क्या दिक्कत है, इसके हाथों में ये क्या है। और यह होता है स्पेयर डीमन जिसने कि अपने भाले के ऊपर उन दोनों शख्स को लटका रखा था और आगे चलता जा रहा था। इतने में एक शख्स पीछे से निकलता हुआ कहने लगता है, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, और वह पागल वह कौन है। एक हट्टा कट्टा शख्स पीछे से निकलता है और कहने लगता है कि मैं इन सभी बैंडिट्स का बॉस हूँ। स्पेयर डीमन उसे देखता है और कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बैंडिट का बॉस उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखते हुए कहने लगता है, जल्द ही मैं तुम्हारे चेहरे से इस हंसी को पूरी तरह से गायब कर दूंगा। अगले ही पल उसने अपनी एक्स को पूरी जान लगाकर सीधा ही स्पेयर डीमन की तरफ थ्रो कर दिया होता है। लेकिन स्पेयर डीमन थोड़ा सा साइड होता है जिसकी वजह से बैंडिट के बॉस की एक्स वह साइड से निकल जाती है। बैंडिट्स के बॉस के भी पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर दिया। उसकी फिजिकल पावर वह सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। वह इतना कह ही रहा होता है तभी तो डेथ बॉडी सीधा उसी की तरफ आने लगती है। बैंडिट का बॉस उन दोनों से बच जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है सिर्फ इसके पास इतना ही था। वह इतना कहता ही है तभी स्पेयर डीमन तुरंत ही उसके पास आकर उसको भी 2 टुकड़ों में काट देता है। स्पेयर डीमन हंसते हुए कहने लगता है, भले ही तुम इसे अपना हमला कहो लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। सभी लोग जैसे ही अपने बॉस को इतनी आसानी से मरता हुआ देखते हैं कहने लगते हैं, यह तो एक मॉन्स्टर है। स्पेयर डीमन अपने स्पेयर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिर ये एकदम से मुझे इतना ज्यादा हल्का क्यों लगने लग गया। अगले ही पल वह फिर से उस बॉस के अंदर अपने स्पेयर को घोंप देता है। अगले ही पल उनके बॉस को भी अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। इसे देखकर सारे बैंडिट भागने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो सचमुच एक मॉन्स्टर है, डीमन है, भागो यहाँ से। स्पेयर डीमन अपने पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है, ओह हाँ, मैं इसके बारे में समझ गया। दिखाया जाता है उसके स्पेयर के अंदर से फिर से इसी तरह की इविल स्पिरिट बाहर निकलने लगती है और मैं इन्हें इविल इसलिए बोला क्योंकि रेड दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बताया जाता है जब ब्लड और डीमन दोनों आपस में बैटलफील्ड के अंदर मिलते हैं और उसी माउंटेन के ऊपर स्पेयर डीमन जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद एस्कॉर्ट वॉरियर के सभी लोग वह बैंडिट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं, इनमें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। सभी लोग बैंडिट्स को मार रहे होते हैं और कहने लगते हैं, हम इनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बैंडिट्स का बॉस मर चुका है, अब इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और स्पेयर डीमन जो कि खड़ा होकर उन सभी को देखे जा रहा था। अगले ही पल स्पेयर डीमन को अपने साइड से एक तेज एनर्जी महसूस होती है। जैसे ही वह साइड में देखता है तो एक एस्कॉर्ट वॉरियर बीच से कटा हुआ था, एक बैंडेड जो कि अभी तक बचा हुआ था वह सभी लोगों को मारे जा रहा था। बैंडेड हंसते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें मारना इतना ही ज्यादा आसान है तो तुम ऐसा करके देख सकते हो। स्पेयर डीमन ने अपने भाले के ऊपर जिन बॉडीज को लटका रखा होता है उन सभी के अंदर से आवाज आने लगती है, यह वही है हमारा पुराना बॉस, इसे भी मार डालो, जल्दी हमारे पास आ जाएगा। स्पेयर डीमन उसे देखते हुए कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, अगर वह तुम सभी का बॉस है तो उसे इतना अच्छा होना भी चाहिए। सोल इस पर कहने लगती है, वह काफी ज्यादा ताकतवर है, चलो उसे अपने साथ ले चले। स्पेयर डीमन इस पर कहने लगता है, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, मैं इसे पूरी तरह से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ से बैंडिट का पुराना बॉस जो कि अभी भी सारे एस्कॉर्ट वॉरियर्स को मारे जा रहा होता है। बैंडिट्स के पुराने बॉस को तुरंत ही पीछे से आवाज आती है, ईको। इसे सुनते ही वह पीछे की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है जो तुम मुझे इस नाम से बुला रहे हो। लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्पेयर डीमन उसके पास पहुंच गया होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बैंडिट्स का बॉस जिसने कि अपने सामने स्वॉर्ड लाकर बच गया होता है, लेकिन झटके की वजह से नीचे गिर जाता है और स्पेयर डीमन को देखते हुए कहने लगता है, व्हाट द फक, आखिर तुम कौन हो। स्पेयर डीमन जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था उसे देखते हुए आगे कहने लगता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है जो तुमने अपने भाले के ऊपर इतने सारे लोगों को मारकर लटका रखा है।
बैंडेड्स के पुराने बॉस की और भी ज्यादा फट जाती है जैसे ही वह अपने सामने देखता है भाले के ऊपर लटके हुए सभी सोल्स कहने लगती है, आखिर तुम ही क्यों जिंदा बचे हो, हमारे पास आ जाओ ईगो। बैंडेड्स के बॉस की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं, आखिर तुम है कौन, तुम सचमुच एक डीमन हो। सारी सोल्स स्पेयर्स डीमन से मिलकर कहने लगती है, इस कमीने को मार डालो, इसे भी अपने साथ ले चलो। स्पेयर डीमन जो कि पूरी तरह से कीविल लग रहा होता है उसके पीछे एक बड़ी सोल दिखाई देने लगती है। अगले ही पल स्पेयर डीमन अपना हमला कर देता है जिसकी वजह से बैंडेड्स का पुराना बॉस उसकी गर्दन कट जाती है और वह भी वहीं पर मारा जाता है। स्पेयर डीमन ने बैंडेड्स के पुराने बॉस का नाम 3 बार लिया होता है और कहने लगता है, अगर हम किसी का नाम 3 बार लेते हैं तो उसकी सोल को हेल में भेजा जा सकता है बड़ी आसानी से। एक आदमी के नाम को 3 बार लेने से टारगेट को आफ्टर लाइफ में भेजा जा सकता है। स्पेयर डीमन हंसते हुए कहने लगता है, मुझे इसे इस्तेमाल किए हुए काफी लंबा समय हो गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। स्पेयर डीमन यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। दिखाया जाता है एक माउंटेन के ऊपर एक हाथ को। यह होता है स्पेयर डीमन जो कि ऊपर चढ़ते हुए कह रहा होता है, धत्तेरी की, हालांकि मैं एक नौसिखिया हूँ लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतनी कठिन काउंटिंग के अंदर भेज दिया। वह एक जगह पर आकर बैठ गया होता है, कहने लगता है, वे कमीने मिलिट्री वाले बास्टर्ड, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मिलिट्री में शामिल हो जाता हूँ तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन यह उस समय से बिल्कुल भी अलग नहीं है जब मैं एक गुलाम हुआ करता था। और उसके पीछे केव के अंदर दिखाया जाता है 2 चमकती हुई आंखों को। स्पेयर डीमन को भी इस चीज का एहसास हो जाता है, वह तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगता है। केव के अंदर 2 आंखें चमक रही होती है, उन्हें देखते हुए कहने लगता है, आखिर वह क्या है, वहां पर जरूर कुछ तो है। स्पेयर डीमन तुरंत ही वहां से जाने लगता है और कहता है, वहां पर या तो कोई टाइगर या फिर घोस्ट होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्पेयर डीमन के बुरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं और कहने लगता है, मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। स्पेयर डीमन जो कि वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है, अगले ही पर उसे स्पेयर डीमन के पसीने छूट रहे होते हैं, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, आखिर कब तक इतनी ज्यादा मेहनत करते रहोगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तुम्हारी लाइफ किसी कीड़े से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, तो फिर क्यों ना इसके ऊपर एक बेट लगाई जाए, यह तुम्हारी पैथेटिक लाइफ को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है। स्पेयर डीमन इसे सुनते ही पीछे की तरफ देखने लगता है और कहता है, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। पीछे बैठा हुआ शख्स इस पर कहने लगता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, तो तुम्हारा नाम क्या है। इस पर स्पेयर डीमन अपना नाम सूजी बताता है। केव में बैठा हुआ ओल्ड मैन इसे सुनते ही कहने लगता है, अभी अभी तुमने क्या कहा। स्पेयर डीमन फिर से अपना नाम सूजी बताता है। ओल्ड मैन इसे सुनते ही फिर से कहने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं एक बार फिर से तुमसे इसके बारे में पूछूंगा। स्पेयर डीमन इस पर फिर से सूजी कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एक हाथ उसके गले पर आ जाता है। केव में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था जिसने सूजी को गले से आसमान में उठा लिया होता है। स्पेयर डीमन जैसे ही इसे देखता है तो अपना कहने लगता है, उसने एक ही सांस में इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली, यहाँ तक कि मैं तो उसे हिलते हुए भी नहीं देख सका। ओल्ड मैन ने उसे आसमान में उठा रखा होता है और कहने लगता है, अगर तुम किसी से 3 बार उसका नाम पूछते हो तो तुम उसे मार सकते हो। स्पेयर डीमन आगे बताने लगता है, वह जो जिसने की मुझे डिमोनिक पावर दी थी वही मेरा मास्टर था। ओल्ड मैन आगे स्पेयर डीमन से कहने लगता है, जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम उससे 3 बार उसका नाम पूछते हो तो तुम उसे आसानी से मार सकते हो। इसके बाद स्पेयर डीमन आगे बताने लगता है, मार्शल आर्ट के अंदर बुराइयों का अवतार जिसे ब्लड डीमन को कुंफू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है, जहां पर स्पेयर डीमन लगातार ही लोगों को मारे जा रहा होता है और आगे बढ़ता जा रहा था। स्पेयर डीमन लोगों को मारने के बाद कहने लगता है अपने मन में, यह तो काफी ज्यादा अजीब है। जैसे ही वह एक जगह पर रुकता है तो दूसरे लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम मरो मॉन्स्टर। स्पेयर डीमन उस शख्स को भी मार देता है और कहने लगता है, काफी ज्यादा अजीब बात है, मेरा मन काफी ज्यादा शांत है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी कुंफू ने मुझे जो मार्शल आर्ट पावर दी थी वह अभी इनकम्प्लीट है। मेरे डेंटियान के अंदर जो डिमोनिक ची है उसे मेरी हड्डियों के अंदर घुसकर मेरे दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं अब भी इतना ज्यादा तरोताजा क्यों महसूस कर रहा हूँ। स्पेयर डीमन तुरंत ही ध्यान लगाकर अपने अंदर देखने लगता है तो दिखाया जाता है उसके डेंटियान के अंदर एक व्हाइट लाइट चमक रही होती है। स्पेयर डीमन इसे महसूस करता है, तुरंत ही अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगता है, यह तो मेरी प्रीवियस लाइफ में डिमोनिक मार्शल आर्ट प्राप्त करने के बाद में और इसके बाद मिलिट्री में ज्वाइन होने के बाद मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। डिमोनिक मार्शल आर्ट सीखने से पहले मैंने मायो ट्राइब की ब्रीथिंग टेक्निक सीखी थी। वह अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, इस ब्रीथिंग टेक्निक से मैं अपनी मेंटल क्लियरेंस को ठीक रख सकता हूँ।
यह कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है। इसके बाद अपने मास्टर की बातों को याद करते हुए कहने लगता है जहां पर उसने कहा था, जब तक तुम डिमोनिक पावर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी सैनिटी को बिल्कुल भी बरकरार नहीं रख सकते। स्पेयर डीमन हंसते हुए कहने लगता है, अगर कुंफू को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं उसका चेहरा किस तरह का होगा, वह काफी ज्यादा चौंक जाएगा। स्पेयर डीमन जो कि खड़ा होकर अभी भी अपने हाथ को ही देखे जा रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे ये कौन है। इस पर स्पेयर डीमन पीछे की तरफ देखने लगता है। सारे लोग स्पेयर डीमन के आगे आकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं और स्पेयर डीमन का थैंक यू करने लगते हैं उसका जीवन बचाने के लिए। सामने स्क्वाड के अंदर एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि स्पेयर डीमन को देखते हुए कहने लगती है, मैं जानती थी वह वहीं खड़ा है, लेकिन फिर भी उसका दबाव काफी ज्यादा है। उसने एक के बाद एक बड़ी आसानी से इतने सारे बैंडेड्स को मार डाला, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती। इसके बाद ये लड़की स्पेयर डीमन से कहने लगती है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और हमारे एस्कॉर्ट ब्यूरो के अंदर एक हेल्पर के रूप में काम क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि यह पूछना थोड़ा सा रूड होगा, लेकिन क्या तुम हमारे साथ आगे भी सफर को कंटिन्यू कर सकते हो। स्पेयर डीमन जैसे इस बात को सुनता है तो वह तुरंत ही मना कर देता है। इसे देखकर वह लड़की बचाव जाती है। स्पेयर डीमन वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लड़की स्पेयर डीमन को जाते हुए देख अपमान कहने लगती है, नहीं वैसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकती। वह तुरंत ही अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालते हुए कुछ निकालने लगती है और कहती है, अगर यह हमारे साथ नहीं जुड़ता है तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, मैं बस इसे। उसने स्पेयर डीमन की तरफ एक बैच को बढ़ाते हुए कहने लगती है, आप इसे अपने साथ रख सकते हो। वह इस टोकन के बारे में बताने लगती है, यह टाइगर पिट सेक्ट से है, शायद आप पहले से ही इसके बारे में जानते हो। यह एनिमी के अंदर एक काफी रेपुटेटिव सेक्ट है। अगर तुम इस टोकन के साथ टाइगर पिट सेक्ट के अंदर जाते हो तो तुम्हें एक मोस्ट वैल्यूएबल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाएगा। लड़की उस टोकन को स्पेयर डीमन की तरफ करते हुए कहने लगती है, इसे मेरी ईमानदारी के रूप में अपने पास रखिए। और यह लड़की होती है टाइगर पिट सेक्ट की फर्स्ट क्लास एस्कॉर्ट वॉरियर शुई आई का। डीमन टाइगर पिट सेक्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, ऐसा सेक्ट जो कि ईमानदारी और बिना भेदभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह बिना किसी निशान के छोड़े पूरी तरह से गायब हो गए। इसके बाद स्पेयर डीमन तुरंत ही उस लड़की के हाथ से उस टोकन को ले लेता है। इसे देखकर वह लड़की भी खुश हो जाती है। लड़की स्पेयर डीमन को ग्रेट करती है और कहने लगती है, अब हम वापस लौट जाएंगे, आप हमारे सेट के अंदर एक गेस्ट के रूप में जा सकते हो। इसके अलावा जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम खुद आपके पास आएंगे आपका स्वागत के लिए। स्पेयर डीमन तुरंत ही घोड़े के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक घोड़ा भी उधार ले रहा हूँ। लड़की जैसे ही स्पेयर डीमन को उस घोड़े के पास देती है तो कहने लगती है, उसे नहीं, वह घोड़ा बहुत ज्यादा जंगली है, इसी वजह से हम खुद भी इसका यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन इतनी देर में स्पेयर डीमन उस घोड़े के ऊपर बैठ गया होता है और आगे जाने लगता है। इस पर उस लड़की के पीछे खड़ा हुआ शख्स कहने लगता है, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह काफी ज्यादा अच्छा घोड़ा हो जो कि सभी की बात मानता है। लेकिन दूसरी तरफ से वह घोड़ा वह इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह उसी जगह पर टॉयलेट तक कर देता है। इसे देखकर लड़की और भी ज्यादा चल जाती है और कहने लगती है, क्या यह सचमुच उसी घोड़े का वैसा है। लड़की स्पेयर डीमन को जाते हुए देख रही होती है और कहने लगती है, इस उम्र में भी उसके पास घुड़सवारी का अच्छा टैलेंट है, वह पूरी तरह से एक मनुष्य है। लड़की के पीछे खड़ा हुआ शख्स कहने लगता है, क्या यह ऐसा हो सकता है कि आपको पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया, यह तुम्हारे टाइप का है। लड़की तुरंत ही काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड पर हाथ रख लेते हैं और कहने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेनिफैक्टर के रूप में इस तरह की बात करने की। इस पर लड़का भी घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जिसे बोलते हुए लड़की बोल रहा था, इसका नाम सुई है। सुई तुरंत अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहने लगती है, तुमने देखा नहीं लेकिन मैंने देखा था। उसकी स्पेयरमैनशिप टेक्निक वह सचमुच काफी ज्यादा कमाल की थी। इस पर एक आंख वाला पर्सन कहने लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी बड़े घराने का कोई लड़का हो। सुई इस पर कहने लगती है, नहीं वह कोई मार्शल आर्ट नहीं थी, यह एक मिलिट्री स्पेयर टेक्निक थी। उसने जिस तरह से भाले का यूज किया था वह सचमुच इसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। इस पर एक आंख वाला पर्सन कहने लगता है, रुको तो क्या इसका मतलब यह नहीं है। इस पर सुई हाँ में जवाब देती है, सबसे ज्यादा अधिक संभावना यह है कि वह किसी पावरफुल मिलिट्री फैमिली से हो सकता है। एक वॉरियर जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने घर से बाहर निकला हो, उसकी यह पर्सनैलिटी, उसने अपने जान की परवाह भी नहीं की हमें बचाने में। अगर उसे हमारे सेक्ट के क्राइसिस के बारे में पता चल जाए तो वह इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगा। और साथ ही अपने अंत कहने लगती है, तो इसलिए मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि वह जाकर टाइगर पिट सेक्ट को बचा लेगा ब्लैक डाउस सेक्ट के चुंगल से। दूसरी तरफ से स्पेयर डीमन जिस घोड़े को ले जा रहा होता है उसका अभी भी पेशाब नहीं रुक रहा होता। इस पर स्पेयर डीमन उसे कहने लगता है, अगर तुमने एक बार और पेशाब किया तो मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा। इसके बाद स्पेयर डीमन आगे कहने लगता है, अगर मैं टाइगर पिट सेक्ट के बारे में बात करूँ तो उसे अभी भी उसी पॉइंट पर होना चाहिए। मैं तो इसे देखने के लिए सरप्राइज हूँ, आखिर वह अब कैसा कर रहा होगा।
इसके बाद हमें फिर से स्पेयर डीमन के पास्ट को दिखाया जाता है एक मिलिट्री कैंप का सीन। स्पेयर डीमन बताने लगता है को एक क्यों जिसे मैं मिलिट्री कैंप में ज्वाइन होने के बाद मिला, वह जिसके साथ मैंने अपने पिछले जीवन में अपना पहला रिश्ता बनाया था। दिखाया जाता है एक शख्स को जिसे की जोरदार लात लगती है। दूसरा शख्स कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई नौसीखिया बिना किसी पीरियड के पहले खाना खा सकता है? यह होता है स्पेयर डीमन जो कि कहने लगता है ट्रिब्यूट, लेकिन मैंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके सामने खड़ा हुआ शख्स कहने लगता है नए रिक्रूट से यही उम्मीद थी। हमारे यहाँ पर एक नियम है कि नए रिक्रूट वह रात का खाना अपने सीनियर को देंगे। अगर तुम बाद नहीं खाना चाहते तो तुम्हें भी अच्छा ही रहेगा कि तुम इस बात को याद रखो। इतने में पीछे से एक शख्स निकलते हुए कहने लगता है यह कितनी ज्यादा बेकार बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बारी नेक्स्ट टारगेट में बन जाऊंगा। एक लड़का हंसते हुए आगे की तरफ आता है, कहने लगता है तो क्या तुम मेरा रात का खाना नहीं लोगे? इसे सुनते ही उस शख्स को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है तुम फिर से मैं तुम्हारा यह सड़ा हुआ चेहरा पूरी तरह से कुचल दूंगा। लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले उसके चेहरे के ऊपर एक आलू आकर लगता है। दूसरे लड़के ने तुरंत उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहने लगता है इसे अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करो। इतना कहते ही उसने अपने सामने वाले शख्स के ऊपर कई सारे मुक्कों से अटैक करना चालू कर दिया होता है। दिखाया जाता है सामने वाले शख्स की हालत में काफी ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही जो घुटनों पर बैठा हुआ था वह लड़का आगे कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी भूख अभी तक नहीं मिटी है। अगर ऐसी बात है तो वह आगे आ सकते हैं, मैं सभी के एक एक करके दांत तोड़ दूंगा। इसके बाद हमारा स्पेयर डीमन उस शख्स की तरफ देखता है और कहने लगता है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। सामने खड़ा लड़का स्पेयर डीमन की तरफ एक आलू को फेंकता है और कहने लगता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप इस आलू को खाओ। इसके बाद स्पेयर डीमन बताने लगता है इस तरह से मैं उससे मिला था, को एक क्यों मेरा पहला दोस्त। इसके बाद को एक क्यों स्पेयर डीमन से कहने लगता है शायद तुमने पहले इसके बारे में सुना होगा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। स्पेयर डीमन आगे उसे देखते हुए कहने लगता है मेरा एकमात्र दोस्त, मेरा एकमात्र साथी नहीं, मेरा एकमात्र स्वयं ब्रदर। इसके बाद कोई वही अपना नाम बताता है और इसके बाद स्पेयर डीमन से उसका नाम पूछने लगता है। स्पेयर डीमन भी उसे अपना नाम बता देता है और आगे कहने लगता है और इसके बाद एक दिन जब हम जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, दिखाया जाता है कोई को जो कि जोर से स्पेयर डीमन यानी कि सुजोई का नाम लेता है। स्पेयर डीमन बताने लगता है कि और उस दिन एक ब्लड डीमन को कुंफू था वह हमारे सामने आया और यह उसी समय का सीन था जब को कुंफू ने स्पेयर डीमन को आसमान में उठा रखा था। यूवी तुरंत ही को कुंफू को कहने लगता है जल्दी से उसे छोड़ दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इस जगह पर फ्लेयर छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से सूजी जो कि उसे कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरी परवाह मत करो। इतने में को कुंफू का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। यूवी को कुंफू से कहने लगता है जल्दी से उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ो। लेकिन को कुंफू इस पर कहने लगता है जैसे तुम्हारा मन करे ऐसा करो, तुमने कहा कि इसे छोड़ दो तो लो मैंने इसे छोड़ दिया और उसे नीचे केव के अंदर छोड़ देता है। इससे सूजी वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसे देखकर यूवी वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। को कुंफू हंसते हुए कहने लगता है इसमें क्या गलत है, मैंने तुम्हें वह दिया जो कि तुम चाहते थे, तुमने कहा कि उसे छोड़ दो, मैंने उसे छोड़ दिया। यूवी इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उस थैले में जो कि उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसे फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसे आवाज आती है रुक जाओ। को कुंफू जैसे ही ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है तो नीचे सूजी जो कि चट्टान पर लटका हुआ था कहने लगता है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। को कुंफू सूजी से कहने लगता है मैं तुम्हें अभी मारने का प्लान नहीं बना रहा हूँ तो इसलिए चुप रहो, बस सुनो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम मुझे कोई ऐसी हर्ब ला कर देते हो जिससे मैं अपने इंटरनल वूंड्स को भर सकूं यानी कि घावों को, तो बदले में मैं तुम्हें जिंदा रहने की स्ट्रेंथ दूंगा। तुम मुझे बताओ आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा जवाब क्या है। इसे सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं वैसे भी हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद दोनों कहने लगते हैं हाँ हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव पूरी तरह से एक्सेप्ट है। और कुंफू से सुनते ही तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और साथ ही कहने लगता है मैं देख रहा हूँ तुम दोनों की ही आंखों में एक डिसेंट फीलिंग है। इसके बाद को कुंफू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और बताने लगता है कुछ सोल्स वह ऐसी होती है जिन्हें कि नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। ये वे सोल्स है जिन्हें कि बाघ ने मारकर खा लिया, जिसकी वजह से ये लोग ड्रामोनिक करप्शन के अंदर फंस गए। मैंने जिस टेक्निक को बनाया है वह भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। यह मरे हुए के ग्रेटिट्यूड को ऑब्जर्व कर लेती है और इससे तुम्हारी रैंक ऊपर होती है। इस टेक्निक को आर्ट ऑफ द अनरिस्ट्रेन्ड डीमन कहा जाता है, यानी कि ऐसा डीमन जिसे कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके टोटल 3 स्टेज हैं, कंप्रेशन, दूसरा है टेम्परिंग और तीसरा है ट्रांसेंडेंस।
अगर तुम एक बार कंप्रेशन स्टेज तक पहुंच जाते हो तो तुम अपनी बॉडी के अंदर से भाप की तरह डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकाल सकते हो। दूसरा, टेम्परिंग स्टेज में पहुंचने के बाद तुम्हारा ब्लड वह डेडली पॉइजन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसमें जब तुम अपनी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकालोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लड बाहर आ रहा हो। और लास्ट में ट्रांसेंडेंस, इस दुनिया को पूरी तरह से रौंद डालो अपने कदमों के नीचे। इसके अंदर भी टोटल 4 स्टेज है, इसलिए मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे अपने दिमाग में डाल लो। बैटलफील्ड के अंदर जाओ और जितना हो सके उतने लोगों को मारो। इस तरह से तुम अपनी किस्मत को बदलने की स्ट्रेंथ को हासिल कर सकते हो। इसके बाद युवी और सूजी दोनों ही जो कि बैटलफील्ड में लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं, कहने लगते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम जिंदा बचेंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों को जो कि फिर से अपने मास्टर के पास पहुंच गए होते हैं। यह होता है कुंग-फू, जो भी कहने लगता है यह हमारी फाइनल डील है। इस बार जो तुम हर्ब मेरे लिए लाओगे वह 100 साल पुरानी स्नो जिंक्शन होनी चाहिए। तो बताओ क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इस पर सूजी हाँ जवाब देता है, लेकिन दूसरी तरफ से युवी मास्टर को रोकने के लिए कहता है। युवी को कुंग-फू से कहने लगता है 100 साल पुरानी स्नो जिंक्शन यह कुछ ऐसा है जो कि हमारे अभी के लेवल से बहुत ज्यादा दूर है। इससे पहले आप हमारे रेन और डू मेरिडियन को ओपन कर सकते हो। रेन और डू मेरिडियन ऐसे चैनल होते हैं जिससे तुम अपनी बॉडी में क्यूआई सर्कुलेट करते हो। कुंग-फू जैसे इसे सुनता है तो वह युवी की तरफ घूरते हुए देखने लगता है। युवी आगे कहने लगता है हमारे पास जो हर्ब्स है, अगर उनसे आप हमारी उन मेरिडियंस को खोज सकते हो तो हम 100 साल पुरानी स्नो जिंक्शन को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई हर्ब छूट भी गई हो तो हम फिर से उसे लाकर उसकी जगह पूरी कर देंगे। कुंग-फू जैसे इसे सुनता है तो वह थोड़ी देर के लिए किसी चीज के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो युवी तुरंत ही सूजी को आगे जाने के लिए कहता है। इस पर सूजी मना करने लगता है। युवी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है सबसे पहले तुम जाओ और अपने मेरिडियंस को ओपन कराओ। जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैं हर्ब्स को खोज कर लाऊंगा, और जब मैं अपने मेरिडियंस को ओपन कराऊंगा उस समय पर तुम जाओगे और हर्ब्स खोज के लाओगे। युवी सूची की तरफ देखता है और हंसते हुए कहने लगता है दूसरे स्थान पर रहना हमेशा के लिए ही कठिन होता है। सूजी उस पर कहने लगता है हाँ चलो जो भी हो देखते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है सूजी और एक स्पाइडरमैन को। इसकी बॉडी के अंदर कई सारे तीर घुसे हुए थे, साथ ही उसने अपने हाथ में एक बॉक्स को भी पकड़ रखा था। स्पाइडरमैन आगे जाते हुए कह रहा होता है मैंने उन सारी हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया है जो कि जरूरत में थी। इससे मास्टर और ब्रदर दोनों जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है तो वह सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने उसके मास्टर का सर जो कि कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पीछे बैठा हुआ था युवी, जिसने कि अपने मास्टर को ही मार दिया होता है। वह सूजी की तरफ देखता है और कहने लगता है तो फाइनल तुम आ गए। उसके हाथ में चाकू होता है और मुस्कुराते हुए सूजी का नाम लेता है। इसे देखकर स्पाइडरमैन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह तुरंत ही दौड़ते हुए अपने ब्रदर युवी की तरफ भागने लगता है। स्पाइडरमैन तुरंत ही उसे गोद में बैठा लेता है और कहने लगता है आखिर यहाँ पर ये तुमने क्या कर दिया। इस पर युवी कहने लगता है इतना ज्यादा बवाल भी मत करो, तुम इसके बारे में पहले से ही जानते थे कि कुंग-फू हमें कभी भी लास्ट में जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें मारने से पहले हमें कोई कदम उठाना था, बस इतना ही। स्पाइडरमैन से सुनते ही कहने लगता है तो क्या इसी वजह से तुमने मुझे पहले जाने के लिए कहा था। साथ ही युवी को देखते हुए कहने लगता है उसके अंदर से डिमोनिक कि वह पूरी तरह से खत्म हो गई है, साथ ही उसके मेरिडियन वह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो क्या शुरुआत से ही इसने इस चीज का प्लान बना लिया था। युवी जैसे ही सामने स्पाइडरमैन की तरफ देखता है तो दिखाया जाता है स्पाइडरमैन जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं उसे देखते हुए कहने लगता है अरे अब रो मत, वह कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे मारना इतना ज्यादा भी आसान हो। इसके अलावा सूजी क्या तुम्हें इसके बारे में पता था कि मैंने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया था। स्पाइडरमैन इस पर कहने लगता है आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम टाइगर एस्कॉर्ट वॉरियर का ही एक हिस्सा थे। अगर मैं तुम्हें सही से इसके बारे में बताऊं तो मैं खत्म हो चुके टाइगर पिट सेक्ट का एक अकेला मेंबर बचा हुआ हूँ। तुमने एक बार इसके बारे में कहा था कि तुमने एक बार टाइगर पिट सेक्ट के अंदर टाइगर एस्कॉर्ट वॉरियर के रूप में काम किया था, और साथ ही तुमने कहा था कि उस सेक्ट का पैट्रियार्च और उसके भाई वह दोनों ही काफी अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है कि यह तब से ही शुरू हो गया था, तभी से मैंने तुम्हें अपने परिवार के रूप में देखना चालू कर दिया था। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे बड़े फादर के लिए प्यार से और इज्जत से बात की हो। मैं सचमुच काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस जीवन में तुमसे मिला था। वह हाथ जोड़ते हुए स्पाइडरमैन से कहने लगता है अगर तुम्हें कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर मेरा बदला लेना। अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहाँ पर स्पाइडरमैन जाते हुए कह रहा होता है इस लाइफ में
मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि फर्स्ट प्लेस पर बिल्कुल भी गरज ना बचे। सबसे पहले मुझे होम क्लैन के डिस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा, जो मैंने अभी फिलहाल टाइगर इन्फोर्समेंट ब्यूरो के लोगों को बचाया था। तो हो सकता है फ्यूचर में फिर से ऐसा हो सके, इसलिए मुझे इन चीजों को जल्द से जल्द चेंज करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा, और चलते चलते वो एक जगह पर आ जाता है। स्पीड डीमन तुरंत ही घोड़े से नीचे उतरता है और वहां से जाते हुए एक शख्स को आवाज देता है। तो वह शख्स स्पीड डीमन की तरफ देखने लगता है। स्पीड डीमन उससे कहता है, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन इतने में उस शख्स ने तो सीधे ही स्पीड डीमन को एक टपली मारते होते और कहने लगता है, तुम कभी नहीं कहेंगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? प्रयत्न कहकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी स्पीड डीमन तुरंत ही पीछे से उसके सर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बस बहुत है। स्पीड डीमन की आंखों में गुस्सा होता है और कहने लगता है, मैंने तुमसे जितना पूछा तुम्हें सिर्फ उतना ही जवाब देना चाहिए था। इसके बाद स्पीड डीमन ने उस शख्स को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया होता है और उसे कहने लगता है, मुझे नहीं में आए हुए काफी लंबा समय हो गया है, क्या यह छोटी सी जगह है टाइगर पिट सेक्ट है? इस पर वह शख्स हामी जवाब देता है। स्पीड डीमन सारे कहने लगता है, सेक्ट का लीडर कोजेमिन है और उसकी वाइफ शाहजिन है। इस पर वह शख्स हामी जवाब देता है। स्पीड डीमन काफी ज्यादा चौंका हुआ कहने लगता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उनका कोई बेटा नहीं है जिसका नाम कोई वही है? इस पर सामने बैठा शख्स कहने लगता है, हाँ बिल्कुल यह सही है, लेकिन दूसरी तरफ से स्पीड डीमन जो कि अपने मन कह रहा होता है, मुझसे इसके बारे में मत कहना कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ चीजें बदल गई है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बाकी सारी चीजें जांच ली है, वे सारी चीजें मेरी प्रीवियस लाइफ से मेल खाती है। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? इतना कहते ही उसने सामने वाले शख्स को कोरे से उठा लिया होता है और कहने लगता है, बेहतर होगा कि तुम सच बोलो। स्पीड डीमन उसे डराते हुए कहने लगता है, अगर मैं टाइगर पिट सेक्ट के अंदर जाता हूँ और मुझे वहां पर कोई नाम का कोई शख्स मिल जाता है तो फिर आखिर क्या होगा? इस पर वह शख्स डरते हुए कहने लगता है, बेशक वहां पर है। स्पीड डीमन उससे कहने लगता है, अभी तो तुम कह रहे थे कि वहां पर कोई भी नहीं है। इस पर वह शख्स कहने लगता है, तुमने कहा था कि सेक्ट का लीडर और उनका कोई बेटा है जिनका नाम कोई वही है। मैं चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कैसे एक यंग लड़की को शादी से पहले ही एक मर्द बना सकते हो? टाइगर पिट सेक्ट का कोई बेटा नहीं है बल्कि उनकी एक बेटी है। स्पीड डीमन जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या लेडी, इसका मतलब कोई वह एक लड़का था? अगर ऐसा कैसे हो सकता है?